टूनी के घर उसकी मौसी की लड़की चुनमुन रहने के लिए आती है। चुनमुन के सर पर बहुत जुएं हो रखी थी और टूनी इस बात से अनजान थी, इसलिए वो एक दिन चुनमुन के पास सो गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुबह जब टूनी उठी तो उसके सर में भी खुजली होने लगी और उसने जब अपना सर खुजाया तो उसके सर से कुछ जुएं नीचे गिर गयी, जिसे देख टूनी चिल्ला उठी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ टुनटुन उसके पास भाग कर आती है। अरे क्या हुआ टूनी, इस तरह क्यों चिल्लाई? मैं तुझे क्या बताऊँ माँ, देख मेरे सर में पता नहीं कहाँ से ये जू हो गई। अरे रुक जा, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुन टूनी का सर जैसे ही देखती है वो देखकर हैरान हो जाती है। टूनी के सर में बहुत सारी जुएं हो चुकी थी जो इधर उधर चल रही थी। क्या हुआ माँ? अरे टूनी, तूने कहाँ से इतनी जुएं अपने सर में भर ली? तेरा पूरा सर तो जुओं से भरा हुआ है। माँ कुछ तो करो ना, मुझे बहुत खुजली हो रही है। तू शांत हो जा, मैं अभी मेडिकल से जुओं को मारने की दवाई लेकर आती हूँ और तेरे सर में लगाती हूँ, तुझे कुछ राहत मिलेगी। टुनटुन दवाई लाकर टूनी के सर में लगा देती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और उसकी सर की जुएं जैसे कि तैसे ही बनी रहती हैं। लेकिन अब टूनी की शादी एक सोनू नाम के लड़के से तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद सोनू और टूनी की शादी भी हो जाती है और टूनी अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन उसकी जुएं अभी भी पीछा नहीं छोड़ती और रिसेप्शन के दिन वो पागलों की तरह अपना सर खुजा रही थी और ये सब देखकर मेहमान बहुत हैरान थे। एक कल्लो नाम की औरत टूनी की सास कोयल से कहती है, अरे कोयल, तेरी बहू को कोई बीमारी है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ, वो सीधे होकर बैठी ही नहीं और देख तो जरा, ऐसे पागलों की तरह खुजा रही है अपने सर को। क्या हुआ उसे? पता नहीं, रुको मैं अभी पूछ कर आती हूँ। कोयल टूनी के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे टूनी बहू, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे बहू, तेरे सर में जुएं तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जुएं और वो भी मेरे सर में? नहीं नहीं माँ जी। चल ठीक है फिर तो, लेकिन तू खुजलाना बंद कर, सभी मेहमान तुझे ही देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसी नई नवेली बहू सर को खुजलाती रहे। टूनी खुद को बहुत कंट्रोल करती है। ऐसे ही एक दिन खाना खा रही थी तो वो अपने सर को खुजलाने लगती है और उसकी उंगलियों में बहुत सारी जुएं फंस जाती हैं। जब ये उसकी सास देखती है तुरंत उठकर वहाँ से चली जाती है और उल्टी करके आती है और कहती है, अरे बहू, तेरे सर में इतनी जुएं हैं कि तेरी उंगलियों पर बैठ कर ही आ रही हैं। हे राम, तूने तो मेरा जी कच्चा कर दिया। तभी मैं सोचूं कि तू पूरे दिन अपना सर क्यों खुजाती रहती है। चल डॉक्टर के पास, मैं तुझे दवाई दिलवा कर लाती हूँ। टूनी की सास उसे अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसे वो डॉक्टर जुओं को मारने की एक अच्छी दवा देता है, जिसको हफ्ते में 2 बार लगाकर टूनी के सर से वो जुएं साफ हो जाती हैं और उसको भी बहुत राहत मिलती है। माँ जी आपका शुक्रिया, आप नहीं होती तो मैं तो लगता है कि और पतली होती जाती। इन जुओं ने मेरा खून चूस रखा था। अरे बहू, तू मुझे पहले बता देती तो तुझे मैं पहले दिला देती। चल शुक्र है कि अब तुझे इन जुओं से छुटकारा मिला। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। ना, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था
और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी
और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।